साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सफोर्स एकेडमी में। साथियों आज का जो विषय है वो है आपके प्राचीन इतिहास से महाजनपद। महाजनपद क्षेत्र कौन सा था साथियों? तो महाजनपद जो है टोटल आपके 16 महाजनपद वाले क्षेत्र हुआ करते थे, जिनमें से मगध जो था आपका सबसे महत्वपूर्ण था साथियों। मगध राज जो वर्तमान में बिहार क्षेत्र जिसे बोला जाता है, और महाजनपद क्षेत्र वे क्षेत्र होते थे जो राजनीतिक क्षेत्र से बड़े क्षेत्र होते थे साथियों। तो इसके बारे में हम लोग आज इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, प्रश्न करना है सफिशिएंट है, उसके बाद जो है आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कि उग्रसेन किसे कहा जाता था साथियों? तो इसका ऑप्शन जो है उग्रसेन। तो उग्रसेन जो है साथियों यहाँ पर उग्रसेन महापद्मानंद को कहा जाता था साथियों, कि महापद्मानंद को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, बोला है आपसे। यहाँ जो आपको दे रखा है पहला निरियाकस, एनिसिक्रिएटस, एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे और हीरोडोटस नहीं आया था साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखे सामने। अगला प्रश्न है आपके कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था साथियों? ये आपसे बोला है, इसके संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला है गृहपति का क्या अर्थ था साथियों? गृहपति का क्या अर्थ था यहाँ पर ये आपको बताना है। तो गृहपति का अर्थ था धनी किसान। क्या था साथियों? धनी किसान। अगला है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया साथियों? तो मगध के किस प्रारंभिक शासक का आपका नाम बताना है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु साथियों। कौन सा? अजातशत्रु, याद रखिएगा। अजातशत्रु यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपसे पूछा है साथियों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लिच्छवी राजा द्वारा। लिच्छवी राजा द्वारा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है साथियों? ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला अंगुरत्तर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, आपसे बोला है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, कौशाम्बी राजधानी नहीं था। अगला प्रश्न है नवहर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है साथियों? किस शासक को कुणिक कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से अजातशत्रु आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 10वां कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी उदयन या नाम याद रखिएगा साथियों। तो उदयन ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, याद रखना है। अगला है 11वां 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो किस जगह पर हुई थी साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का एक वीडियो डाल रखा है मैंने इस पर यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। 12वां सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था साथियों? ये आपसे बोला है। तो यहाँ पर कौन सी नदी थी साथियों जहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ था? तो नदी थी झेलम नदी, जिसे हेड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, याद रखिएगा। अगला है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये आपसे बोला है साथियों। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर सही जवाब बी, भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए 15वां अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए अवंती का आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था साथियों? यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक कौन था साथियों यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महापद्मानंद। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या डेंड्रमिज कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर घनानंद को कहा गया साथियों। बहुत ही क्रूर शासक था, तो याद रखिएगा, मगध का बहुत क्रूर शासक था। अगला है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किस किस के बीच हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानियों द्वारा। 19वां है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था साथियों? प्राचीन भारत में पहला यूनानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। 20वां है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था साथियों? तो भारत पर कब आक्रमण किया था उसने? तो 326 ईसा पूर्व में किया था साथियों उसने, विश्व विजेता बनने के इच्छा से।
अगला है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी साथियों? तो मगध की प्रथम राजधानी क्या थी ये आपको बताना है साथियों। तो प्रथम राजधानी जो थी उसकी राजगृह थी। ठीक है, क्या थी साथियों? राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था साथियों, ये आपको बताना है। तो बिंबिसार के बाद जो आए थे साथियों अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद आए थे उदयन। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से घनानंद हो जाएगा साथियों। इसकी सेना जो थी यहाँ से इसकी घनानंद के डर के मारे ही पीछे हट गई थी सिकंदर की सेना। तो ये आपको याद रखना है 323 ईसा पूर्व में। अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब बी, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में, कहाँ पे साथियों? कलिंग में। तो याद रखना है आपको। अगला है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। अगला प्रश्न 28वां कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका वैशाली साथियों। 29वां है नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था साथियों? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था, याद रखिएगा। 30वां है भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था शुरू? तो ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 31वां है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था साथियों? तो अवंती के राजा के लिए भेजा था, ध्यान रखना है आपको, और एक गौतम बुद्ध के लिए भेजा था। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पे किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया साथियों? तो यहाँ पर अजातशत्रु ने जीत लिया था, माफ़ कीजिएगा शिशुनाग ने जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, शिशुनाग ने जीता था यहाँ पर अवंती को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 33वां कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिंबिसार, बिल्कुल सही जवाब। फिर अगला प्रश्न आपका 34वां कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, बोला है आपसे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका काशी इज़ द राइट आंसर साथियों। 36वां है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय साथियों। तो यहाँ नंद, मौर्य, शुंग और कर्ण दे रखा है, तो नंदवन आपका सही जवाब हो जाएगा, नंदवंश। अगला है कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यहाँ पे मगध ही था साथियों, इसीलिए तो इसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, मगध। फिर उसके बाद है किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर मगध इज़ द राइट आंसर साथियों। तो ये जो आपके 38 टोटल प्रश्न हमने किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।